नमस्ते मित्रों। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि अंग्रेजों ने अंग्रेजी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं के ज्ञान में एक अधकचरे अनुभवहीन 24 वर्षीय विदेशी जर्मन निवासी मैक्स मुलर को ही वेद भाष्य के लिए क्यों चुना। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वह वीडियो देख लें। आज हम बात करेंगे यूरोप में संस्कृत साहित्य को जानने की रुचि क्यों आई। यूरोप में 16वीं सदी तक संस्कृत साहित्य के प्रति कोई रुचि नहीं थी। अचानक से 18वीं सदी के अंत तक और 19वीं सदी के प्रारंभ में संस्कृत साहित्य के प्रति रुचि बढ़ी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 16वीं सदी तक यूरोप में संस्कृत साहित्य के प्रति कोई रुचि ना होना और अचानक से 18वीं और 19वीं सदी में संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ जाना। और सबसे मुख्य बात कि 17वीं सदी में एक हेनरिच रॉथ नामक जर्मनी पादरी भारत आया था ईसाई मिशनरी कार्य के लिए और उसने संस्कृत सीखा और 1662 में संस्कृत व्याकरण पर पुस्तक लिखा। जब हम कहते हैं कि ईसाई मिशनरी कार्य के लिए तब तो आप समझ ही गए होंगे कि उसका कार्य क्या था। और 18वीं सदी में ही अंग्रेजों का भारत में भी प्रवेश हुआ। यहाँ सारी बातें आपस में मिली जुली लगती है। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो गया था। जितने लोग जर्मन और यूरोप में संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर रहे थे या संस्कृत साहित्य में रुचि रखते थे, वे सभी लोगों की नीयत खराब नहीं थी। उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो संस्कृत साहित्य को निष्पक्ष रूप से पढ़ना चाहते थे, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग ही थे। ऑगस्ट विल्हेम श्लेगल बोन यूनिवर्सिटी जर्मनी में पहला संस्कृत प्रोफेसर नियुक्त हुआ था। ऑगस्ट विल्हेम का छोटा भाई फेडरिक दोनों ही भारतीय दर्शन व साहित्य के प्रशंसक थे। ऑगस्ट विल्हेम और एक दूसरा जर्मन संस्कृत विद्वान विल्हेम हेम्बोल्ड ने मिलकर भगवत गीता का जर्मन में भाष्य प्रकाशित किया था। एक और प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक अर्थर शोपेनहावर ने उपनिषदों को मानव बुद्धिमत्ता की सर्वोत्तम कृति एवं अति मानवीय चिंतन कहा था। उसने आगे लिखा था, जीवन में उपनिषदों को पढ़ना अत्यंत संतोषजनक और प्रेरणादायक है मेरे लिए। 1757 में प्लासी के युद्ध जीतने के बाद भारत में अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो गया था और तब गवर्नर हेस्टिंग्स ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों को संस्कृत, भारतीय दर्शन, धार्मिक आस्था को जानने की प्रेरणा दी और उसी परिणाम स्वरूप यहाँ अंग्रेजों को संस्कृत सीखने के लिए कॉलेज खोले गए। 1784 में कलकत्ते में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। चार्ल्स विल्किंस पहला अंग्रेज अधिकारी था जिसने बनारस में संस्कृत भाषा सीखी और 1785 में श्रीमद् भागवत गीता और 1787 में हितोपदेश और 1795 में महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित किया। उसके बाद अनेकों अंग्रेज अफसरों ने संस्कृत का अध्ययन कर संस्कृत साहित्य को अंग्रेजी में अनुवाद कर प्रकाशित किया, जिससे यूरोप के लोगों को पढ़ने में आसानी हुई और परिणाम स्वरूप इन अनुवादित साहित्य और दर्शन ग्रंथों ने यूरोप में और विशेषकर जर्मनी में संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य के प्रति अभूतपूर्व जागृति एवं जिज्ञासा पैदा कर दी। लेकिन जितने भी लोग यूरोप और जर्मनी में संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे, सबकी नीयत एक जैसी नहीं थी। इनका संस्कृत अध्ययन के विभिन्न उद्देश्य थे। इन्हें मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, भारतीय धर्मशास्त्र, दर्शन और संस्कृत साहित्य के निष्पक्ष जिज्ञासु। ये वो लोग थे जो भारतीय दर्शन को और संस्कृत साहित्य को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जानना चाहते थे
और जानने को जिज्ञासु थे। इनकी नीयत में कोई खोट नहीं थी। ये भारतीय दर्शन से प्रभावित होकर ये भारतीय दर्शन को और संस्कृत साहित्य को पढ़ना चाहते थे। और दूसरा वर्ग जो अधिकांश ईसाई मिशनरी वर्ग के लिए था, ये वो लोग थे जिनकी नीयत में खोट थी। ये भारतीय धर्मशास्त्रों को, सनातन धर्मशास्त्रों को, ये भारतीय दर्शन और संस्कृत साहित्य में मिलावट कर सनातन वैदिक धर्म को ईसाइयत से छोटा दिखाना चाहते थे, ताकि ये अपने मजहब ईसाइयत को भारत में फैला सकें। और तीसरा वर्ग जो धर्म एवं राजनीति से प्रेरित ब्रिटिश वर्ग था। 1846 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैक्स मुलर के आने के बाद ब्रिटेन का हिंदू धर्मशास्त्र संबंधित समस्त साहित्य मैक्स मुलरवाद की छत्रछाया में था, चाहे वह कितना ही झूठ और मिथ्या क्यों न हो। जितने भी लोग यूरोप में और खासकर जर्मनी में संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे, संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, उनमें सभी की नियतों में खोट नहीं थी। इनमें ऐसे कई लोग थे जो ईसाई मिशनरी और ब्रिटिशों की तरह पक्षपाती नहीं थे। ऐसे कई लोग हुए जो संस्कृत साहित्य और वेदों से प्रभावित होकर सनातन वैदिक धर्म का यूरोप में प्रचार प्रसार भी किया था, लेकिन उनका नाम ईसाई मिशनरी और ब्रिटिश लेखकों, ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा उनका नाम इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया, क्योंकि वे जानते थे कि भारत का विकास और उन्नति का एक ही मूल मंत्र है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, और वे इसे खत्म करने में या फिर कहें कि नष्ट करने में सफल रहे हैं, जो कि हम आज भुगत रहे हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती।